बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, ये जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है कि हम स्पेन कैसे पहुँचे थे, कहाँ से हमारा प्लान बना और क्या कुछ हमें मुश्किलात पेश आई रास्ते में आते हुए, तो ये हम उसी को कंटिन्यू करते हुए ये उस वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ईरान के शहर बंदर अब्बास क्रॉस करके गाड़ियों में बैठ गए थे। तो एक एक गाड़ी में 8-8 9-9 लोग बिठाते हैं वो, और अगर कोई बंदा थोड़ी बहुत भी कोई बात करे तो उनके पास डंडा होता है, वो मारते हैं और मार के भी गाड़ी के अंदर घुसेड़ देते हैं। और जो बंदा नीचे बैठा होता है उसकी गोद में 1-2 लोग उसकी गोद में बैठे होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, बड़े बड़े जुल्म हुए और ये उन जुल्मों का हिस्सा है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे साथ बीता हुआ एक एक पल मुझे आज भी याद है, जो 10 साल पहले गुजरा। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी में तकरीबन 9-9 लोग हम बैठ के सफ़र करते थे और ड्राइवर के पास एक डंडा था। तो अगर कोई दोस्त नहीं बैठता था ना तो वो मारता था हमें, और जिसको वो डंडा मारता था, ज़ाहिर बात है तकलीफ़ सबको होती थी और उस वक्त रोना भी आता था। और यकीन माने हम दिल से ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह हमें पुलिस पकड़ ले और हमें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। इससे तो हम पाकिस्तान ही बेहतर हैं, क्योंकि अभी हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी है। तो दोस्तों, इससे तो बेहतर है कि हमें पुलिस पकड़ ले और वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि अभी हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी है। और ये जो जुल्म सितम हमने अपनी आँखों से देखा जो लोगों के ऊपर हो रहा था, तो बड़ी तकलीफ़ हुई और उस तकलीफ़ से गुज़रे हैं हम। ना कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को है, भाग भाग बस भाग मिल्खा भाग वाली कहानी चल रही है। तो खुदा खुदा करके हम शिराज सिटी के बाहर पहुँचे। शिराज भी एक बड़ा शहर है ईरान का। तो वहाँ पर भी हमें एक सेफ में डाल दिया गया। रात को 11-12 बजे एक सोमी होती है, सोमी खाने को दी गई। तो एक चीज़ मैं भूल गया था बताना कि जब हम पाकिस्तान वाले बॉर्डर से ईरान के लिए रवाना हुए तो हमने 1-1 हज़ार रुपया पाकिस्तानी चेंज करवाया। वहाँ पर एक बाबा जी बैठे हुए थे, तो वो करेंसी चेंज करते थे। तो उन्होंने हमें पाकिस्तानी 1 हज़ार के बदले में 11,000 तुमन दिए। ईरानी करेंसी थी तुमन, अब मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि इस बात को 10 साल हो गए, 10 साल पुराना वाक़या है। तो वहाँ पर रात 11-12 बजे कुछ खाने को दिया गया। सोमी थी, रोटी नहीं थी, सोमी होती है पान नवाब। मैं कैसे आपको बताऊँ, जो लोग तो जानते हैं पान क्या होती है उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा। तो वो हमने पानी के साथ वो सोमी खाई, सो गए। सुबह उठे तो उसी सेफ, उस घर को सेफ बोलते हैं जहाँ पर रात गुजारी, उस सेफ में कुछ लोग सामान बेचने वाले आए और हमने उन्हीं ईरानी तुमन से कुछ सामान लिया। मैं सिगरेट पीता था उस वक़्त, तो सिगरेट भी पिए लेके बड़े परेशान। हर बंदा उधर एक दूसरे से अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, तुम कितने पैसों में जा रहे हो, तुम कितने पैसों में जा रहे हो। तो 3.5 लाख से लेकर 10 लाख तक एजेंटों को पैसे पे करने वाले लोग सब एक ही घर में और एक ही गाड़ी में और एक ही ट्रक में और एक ही बस में सवार होकर सफ़र कर रहे थे। कोई फ़र्क नहीं था सब में, सब के सब एक ही लाइन में लगे हुए थे। तो 1-2 दिन हम वहाँ स्टे किया हमने, वही खाने को वही हमें मिलता रहा, जहाँ कुछ बाहर से जो सेल करने वाले आते थे हम लेके खाते थे। हमें वहाँ से उस घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। वो घर बाहर कोई टाउन था, कोई छोटा गांव था, उस गांव के बाहर वो छोटी सी जगह थी जहाँ पे हमें रखा गया था, ताकि कोई पुलिस वाला या कोई जानने वाला या कोई गुजरने वाला हमें ना देख सके। और हम पर भी पाबंदी थी कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो खुदा खुदा करके हमें अगले बंदे को भेज दिया गया और उस बंदे की ड्यूटी लगाई गई कि आपने इन बंदों को तेहरान फलां जगह पे पहुँचाना है। उस बंदे ने हमें वही 8-8 9-9 लड़के करके निकालना शुरू किए, गाड़ियों में डाला और सफ़र पे रवाना हो गए। रास्ते में 3-4 चेक पोस्टें आती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में मोटरवे के ऊपर मोटरवे पुलिस की चेक पोस्ट बनी होती हैं, जैसे कम कैमरे के ज़रिए वीडियो बनाई जाती है बस में और मुसाफिरों की। इसी तरह ईरान में भी सड़कें बहुत प्यारी थी, कारपेटेड रोड हैं सारे, बहुत ही अच्छा निज़ाम है सड़कों का।
تو جہاں پر چیک پوسٹ آتی تھی تو ہمیں اتار دیا جاتا تھا. اس چیک پوسٹ سے ہمیں کوئی 2-3 کلومیٹر گاڑی سے پہلے ہی اتار دیا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا ایک بندہ وہاں پر موجود ہوتا تھا. وہ ویٹ کرتا تھا جب 8 سے 10 گاڑیاں آ جاتی تھی, جب تقریباً 40-50 لوگ ہو جایا کرتے تھے تو ہمیں وہ 40-50 لوگوں کو لے کے تو اس کو رستے کا معلوم ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پہ چیک پوسٹ ہے اور ہم نے اس چیک پوسٹ کے پیچھے سے ہم نے اس کو کراس کرنا ہے تاکہ ہم کسی رڈار پہ کسی جگہ پہ کوئی بندہ ہمیں نہ دیکھ سکے, اور دوبارہ ہمیں اسی سڑک پہ آ کے انہی گاڑیوں میں آ کے بیٹھنا ہوتا تھا. اور وہی گاڑیاں 8-8 9-9 کر کے ویٹ کر رہی ہوتی تھی. کبھی 3 گاڑیاں ہوتی تھی, کبھی 4 گاڑیاں ہوتی تھی. وہ آگے چھوڑ کے پھر پیچھے والوں کو لینے آ جاتی تھی. تب تک ہم روڈ کے سائڈ پہ گڑھوں میں بیٹھے انتظار کیا کرتے تھے. تو اگر دن چڑھ جایا کرتا تھا تو جہاں پہ بھی دن چڑھ جایا کرتا تھا تو ہمیں وہ سارا دن اسی جنگل میں اسی جگہ پہ ہمیں دن گزارنا پڑتا تھا. اگر تو پانی ہمارے پاس ہوتا تھا تو ہم مل بانٹ کے 2-2 گھونٹ پی لیا کرتے تھے. اگر پانی جہاں پہ پانی نہیں ہوا کرتا تھا, بارش کا پانی یا کوئی بھی گندا پانی اگر کھڑا مل جایا کرتا تھا تو وہاں سے بوتلیں بھر کے اپنے ساتھ بوتلیں رکھا کرتے تھے اور وہ پانی پی کے ہم گزارا کیا کرتے کرتے ہم 2 دن کی مسافت کے بعد, اسی طرح 2 دن گزارنے کے بعد ہمیں تہران شہر سے پہلے ہی کسی گاؤں میں باہر ایسے ہی کسی گھر میں پہنچا دیا گیا. جس طرح کے گھر کا ذکر میں نے آپ کو کیا ہے, ایجنٹوں کے گھر ہوتے تھے ان کو سیف بولا جاتا تھا کیونکہ اس بندے نے پیسے ہی اتنے لیے تھے کہ وہ شیراز سے اسفان سے تہران تک ہمیں پہنچائے گا. تو اس نے وہاں پہنچا دیا. ہم 40 لوگ تھے یا 45 لوگ تھے تو پتہ چلا کہ ہم میں سے 15 لوگ پکڑے گئے ہیں کیونکہ 2 گاڑیاں پکڑی گئیں اور باقی ہم پہنچ گئے. 2 گاڑیاں جو پکڑی گئیں ان ڈرائیوروں کو وہ جیل لے جایا کرتے تھے اور بندوں کو تفتان بارڈر کوئٹہ والی سائڈ پہ جو لگتا ہے پاکستان کو, وہاں پہ ڈپورٹ کیا کرتے تھے اور وہاں پر وہ FIA کو دیا کرتے تھے. وہ 15 لوگ پکڑے گئے اور ہم خوش نصیب کہہ لو یا بد نصیب کہہ لو, ہم تہران کے اس ایجنٹ کی سیف پہ پہنچ گئے. اب ہمارے ساتھ وہاں پر کیا ہوا, کون سا ایسا واقعہ پیش آیا جو آج بھی جب آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, اور آج بھی جب اس فیصلے کے اوپر نظر دوڑائی جاتی ہے تو آج بھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے وہ ویسا واقعہ اگر میرے ساتھ بھی پیش آ جاتا تو آج میرے والدین, میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائیوں کا کیا ہوتا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں.